नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं IRCTC स्टॉक के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको IRCTC स्टॉक की फुल एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ, इस स्टॉक के हर एक पहलू के बारे में। साथ में इसकी डीप जितनी भी डीपली एनालिसिस है वो सारी मैं आपके सामने खोल के रखने वाला हूँ कि आखिर इस स्टॉक के अंदर क्या कुछ है, कितने टाइम पे कितना कितना रिटर्न मिलता है, इक्विटी पे कितना रिटर्न है, साथ में जो होल्डिंग पैटर्न है वो क्या है, क्या इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर इस स्टॉक की करंट शेयर प्राइस की बात करूं तो 905 रुपए इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 3 रुपए 75 पैसे का यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो स्टॉक जो है अपने अपर सर्किट की तरफ जा रहा है और यहाँ पे जो टारगेट बनने वाला है अपर सर्किट का वो 1340 रुपए के आसपास बनने वाला है। आप 1280 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके लास्ट 5 डेज की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 17 रुपए 10 पैसे का एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। और अगर इसके 1 मंथ की यहाँ पे बात करें तो एक अच्छी खासी 26 रुपए के आसपास एक जबरदस्त फ्लक्चुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दी कि भाई यहाँ पे ये जो गिरावट हुई थी इसके क्या रीजन थे, कि भाई FII, लिक्विडिटी और इंटरनेशनल मार्केट को लेके। तो आप वो प्रीवियस वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसकी डीप एनालिसिस देने वाला हूं कि इस स्टॉक में आखिर क्या कुछ है। ठीक है, अगर इस स्टॉक के हम अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 635 रुपए से चल के 1138 रुपए के आसपास गया था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है नियर बाई डबल हो गया था। ठीक है, अगर इस स्टॉक के पी रेशो की बात करें तो 61.02 है। ठीक है, मतलब पी रेशो काफी जबरदस्त है। इसकी जो ऑपरेशनल टीम है या सेल्स परफॉर्मेंस जो है वो काफी जबरदस्त है। साथ में स्टॉक ने यहाँ पे 0.72% का यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंस कर रखा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर कोई भी स्टॉक डिविडेंड वगैरह अनाउंस करता है तो उस स्टॉक के फंडामेंटल पे कोई सवाल उठाना जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि स्टॉक में क्या कुछ है। तो यहाँ पे डिविडेंड वगैरह भी स्टॉक टाइम टू टाइम दे रहा है। अगर एक नज़र इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे डालें तो देखते हैं क्या निकल के आता है। जून 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो स्टॉक का रिवेन्यू है 1012 करोड़ के आसपास है। पिछले साल के ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 11% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 307 करोड़ के आसपास है, 32% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 27% के आसपास, 27.5% के आसपास आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 18% की ग्रोथ देखने को आपको मिलती है। साथ में अब बात करने वाले हैं इसकी थोड़ी सी डीपली एनालिसिस की। डीपली एनालिसिस में क्या कुछ है, अगर स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 72,000 करोड़ के आसपास है, जहां पे अगर प्राइस रेंज देखी जाए तो 906 रुपए के आसपास है। इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिनके प्राइस नियर बाई 1000 है, लेकिन उनकी जो मार्केट कैपिटल है वो 2-3 हजार करोड़ के आसपास भी नहीं है। यहाँ पे 72,000 करोड़ मार्केट कैपिटल है। इसका मतलब है कि भाई स्टॉक जो है मार्केट में काफी ज्यादा अमाउंट इन्होंने मार्केट से उठा रखा है। एक अच्छा पॉजिटिव सिंबल है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है स्टॉक की वो ये है ROE। ROE का मतलब होता है कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी, कि इक्विटी के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ पे 34 रुपए 40 पैसे एक एवरेज दे रखे है कि भाई अगर आपके पास कोई भी एक इक्विटी स्टॉक की है तो आपके पास कम से कम 34 रुपए 40 पैसे पर ईयर आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में अगर ROCE की बात करें, ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, तो जो कैपिटल अगर आप लगाते हो उसके ऊपर जो रिटर्न है वो यहाँ पे 45.39 रुपीज के आसपास है। तो ये भी एक जबरदस्त पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो, ऐसा ROC आपको काफी स्टॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा स्टॉक्स ऐसे होते हैं जब माइनस में भी रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि वो स्टॉक ताबड़तोड़ मार्केट में भाग रहे हैं, जैसे रिलायंस पावर का स्टॉक आ गया, रिलायंस होम फाइनेंस आ गए। इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो रिटर्न है वो माइनस में है पिछले साल, लेकिन फिर भी वो ताबड़तोड़ भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है इक्विटी पे। अगर इस स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 40.37 बुक वैल्यू है।
देखो ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक वाली चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो देखा जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती है। अगर बुक वैल्यू क्या होती है पहले तो वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने 100 शेयर 50 रुपए पे खरीदे और 100 शेयर 100 रुपए पे खरीदे, तो आपका जो बुक वैल्यू हो गई वो हो गई 75 रुपए के आसपास, मतलब जो एवरेज है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। अगर आपका स्टॉक 75 रुपए तक गिर के आता है तब तक आपको कोई भी लॉस नहीं है, 75 रुपए से गिरते ही आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से कंपनी की जो स्टॉक है, स्टॉक की अगर इक्विटी की बात करें तो वो उसका जो सबसे ज़्यादा एवरेज वॉल्यूम है वो 40 रुपए 37 पैसे के आसपास है। तो आप सोच सकते हो कि भाई साहब जब प्राइस इतना ज़्यादा है तो यहाँ पे बुक वैल्यू इतनी कम क्यों है। तो बुक वैल्यू इस वजह से इसलिए कम है कि जब ये स्टॉक कम प्राइस पे था तो यहाँ पे या तो प्रमोटर्स ने सारा माल उठा रखा है, या फिर एफआईआई और डीआईआई और गवर्नमेंट होल्डिंग ने स्टार्टिंग में ही इसमें काफ़ी ज़्यादा माल उठा लिया, और अब जो इक्विटी बची हुई है वो पब्लिक के लिए बची हुई है, और पब्लिक इतनी ज़्यादा इक्विटी उठा नहीं पा रही जितनी ज़्यादा इक्विटी इन्होंने प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई ने उठा रखी है। अगर यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग अगर ज़्यादा होती तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है आपको कम से कम 350 400 500 के आसपास आपको देखने को मिलती है। अब बात कर रहे हैं फेस वैल्यू की। देखो जिस स्टॉक के अंदर फेस वैल्यू 1 रुपए के आसपास होती है वो सबसे लोवेस्ट ग्रेड माना जाता है, और उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, साथ में डिविडेंड तो वहां पे आप भूल जाओ। 1 रुपए से ज्यादा अगर किसी भी स्टॉक के अंदर फेस वैल्यू है तो वहां पे आपको अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। अब फेस वैल्यू क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि भाई अगर आपके पास इस 900 रुपए का आपने 100 शेयर खरीद लिए, और आपने 1 महीने तक स्टॉक पे कोई ध्यान नहीं दिया, और कल को ये स्टॉक मान लो इसके अंदर कोई गड़बड़ी आ गई, या ये स्टॉक डीलिस्ट हो जाता है, या ये सेबी इसको एनएससी बीएससी की लिस्टिंग से बाहर कर देता है, तो आपको आपके मतलब जितने भी शेयर्स हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे डिलिस्ट होते ही। तो डिलिस्ट में जब आपके सारे शेयर जीरो हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पर शेयर 2 रुपए के हिसाब से आपको जो रिकवरी है वो मिलेगी, ना कि आपको 900 रुपए के हिसाब से पर शेयर मिलेगा। हालांकि आपने शेयर तो 900 रुपए का खरीदा था, लेकिन रिकवरी यहाँ पे सिर्फ 2 रुपए पर शेयर यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये वैल्यू टाइम टू टाइम घटती बढ़ती रहती है, फेस वैल्यू कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है फिलहाल 2 रुपए की, अगर आपका रिकवरी आता है वो 2 रुपए, लेकिन मार्केट के अंदर इसको लेके कोई भी नहीं चलता। सोचो अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आप फेस वैल्यू के बेस पे नहीं करते। मान लो अगर इसके अंदर लॉस होना शुरू हो गया तो कंपनी एक दिन में तो डिलिस्ट होगी नहीं, उसको डिलिस्ट होगी तो न्यूज़पेपर्स में या वीडियो कोई ना कोई तो अपडेट आपके पास मिल ही जाएगी यूट्यूब वगैरह से। तो आप क्या करोगे, उससे जल्दी से जल्दी सोल्ड आउट करने की कोशिश करोगे, भले ही वो 900 रुपए का आपने शेयर कर रखा हो, तो आप 880 890 870 860 किसी ना किसी रेट पे उसको बेच के वहां से बाहर निकल जाओगे। तो मतलब फेस वैल्यू तक यहाँ पे कोई भी नहीं आता, कोई भी यहाँ पे रुकता नहीं। फेस वैल्यू तक तब रुकता है बंदा जब मान लो स्टॉक लगा के भूल गया लंबे टाइम तक और उसको पता नहीं है, और जब उसका स्टॉक जीरो हो जाता है तब उस केस के अंदर ये आपको रिकवरी मिलती है। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न के बारे में, कि भाई शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के अंदर मिल रहा है देखने को मिल रहा है, साथ में अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर इस स्टॉक को आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 2.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर इस स्टॉक को आप 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 3 मंथ के लिए अगर आपने स्टॉक होल्ड कर रखा है तब भी आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, और अगर 6 मंथ के लिए आपने होल्ड कर रखा है तब भी आपको यहाँ कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। ये प्रीवियस जो अभी करंट है जो आंकड़े हैं उसके बेस पे ये चीजें चल रही है, ये भी वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, अभी देखो अगर आपने कोई भी होल्डिंग 6 मंथ तक आपने अभी तक कर रखी है तो आप अपने पोर्टफोलियो में चेक करना, आपको कोई खास रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपकी होल्डिंग 9 मंथ के आसपास है तो यहाँ पे आपको 4.25% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगी, और उसके बाद अगर आपकी होल्डिंग 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितनी ज़्यादा साल के लिए आप होल्डिंग करोगे उतना खासा अच्छा खासा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड कर देते हो तो यहाँ पे आपको 550% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए ही जाना जाता है, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म के अंदर ही है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोई सिप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, एक छोटे से अमाउंट पे लेके आप धीरे धीरे वहाँ पे पैसे ऐड वगैरह करके आप एक अच्छी खासी सिप चला सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हो 5 साल या 7 साल के लिए, वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्जिन और रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं इसकी जो सोल्डिंग जो शेयर है उसकी जो होल्डिंग पैटर्न है, उस होल्डिंग पैटर्न को लेके कि यहाँ पे कितने कितने शेयर किस किसने होल्ड कर रखे हैं। अगर प्रमोटर की यहाँ पे बात करें तो प्रमोटर्स ने देखो पिछले साल यहाँ पे 62.40% शेयर जो थे वो होल्डिंग थे,
जो इस साल भी बरकरार है, मतलब हर क्वार्टर के अंदर यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर बात करें डीआईआई की, तो डीआईआई की लास्ट ईयर में जो होल्डिंग थी वो 9.94% थी, जो इस साल बढ़कर 13.76% के आसपास आके खड़ी हो गई। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर में यहाँ पे 6.99% था, जो इस साल बढ़कर 7.78% के आसपास बढ़ गई। मतलब यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई दोनों की होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। साथ में अगर बात करें इसकी पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो देखो पिछले साल यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स थे वो 20%, 20.5% के आसपास थे, जो इस साल घट के 16% के आसपास रह गए। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सारा माल जो ले रखा है वो तो या प्रमोटर्स लिए बैठे हैं या फिर गवर्नमेंट होल्डिंग, या मतलब गवर्नमेंट तो यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं है। एफआईआई और डीआईआई सबसे ज्यादा होल्डिंग लेके बैठी है। एफआईआई का मतलब होता है भाई जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है या म्यूचुअल फंड के थ्रू जो सोल्ड आउट कर रहे हैं, उन्होंने इसको बेच रखा है, ठीक है, पेपर वर्क के बेस पे। साथ में डीआईआई की यहाँ पे एक अच्छी खासी होल्डिंग है, साथ में प्रमोटर यहाँ पे कंपनी के अच्छे खासे होल्डिंग लेके बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो दिन बे दिन गिरते जा रहे हैं। इसी वजह से स्टॉक्स के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही, क्योंकि जो प्रमोटर्स चाह रहे हैं कि भाई जैसे धीरे 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 स्टॉक के अंदर मतलब जो पब्लिक होल्डिंग है वो बढ़े, ठीक है। अब वो ये सोच रहे हैं अगर प्राइस को बढ़ा देंगे तो पब्लिक होल्डिंग तो वैसे ही नहीं आएगी, जब इस कम प्राइस के ऊपर ही अगर पब्लिक नहीं आ रही तो ज़्यादा प्राइस पे कैसे आएंगे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं ज़्यादा ओवर प्राइस तो नहीं हो गया स्टॉक, तो वो स्टॉक को थोड़ा सा डाउन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं कुछ परसेंट बढ़ जाए। देखो प्रमोटर्स को तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि भाई जो यहाँ पे बुक वैल्यू है वो 40 रुपए के आसपास है। तो प्रमोटर्स को तो जब तक ये 40 रुपए तक नहीं आ जाएगा, प्रमोटर को यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। तो चाहे स्टॉक को कितना गिरा दो या पब्लिक या जो डीआईआई और प्रमोटर है उनको कोई लॉस नहीं होने वाला। हाँ, यहाँ पे एफआईआई की थोड़ी होल्डिंग बढ़ी है तो एफआईआई वालों को थोड़ा सा यहाँ पे लॉस हो सकता है, ठीक है। बाकी जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ पे गिराया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी अब तक की स्टॉक की सबसे बड़ी डीपली एनालिसिस। अब आप ये आपके हाथ में डिसीजन है कि भाई यहाँ पे आपको स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं स्टॉक में ये रिकमेंडेड करना चाहूँगा, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कम से कम 4 या 5 साल के लिए स्टॉक के अंदर रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इसे मतलब खरीदें। अगर आप एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे नहीं लगा सकते तो यहाँ पे आप सिप वगैरह स्टार्ट करके भी एक छोटा सा अमाउंट लगा के लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करके एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो 1 या 2 साल में ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ पे 1 ईयर के लिए भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं यहाँ पे शेयर खरीद देता हूँ और 6-7 महीने में बेच के निकल लूंगा, तो यहाँ पे 6-7 महीने में आपको कोई भी रिटर्न यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे जो भी होल्डिंग करो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही करना। तो देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपग्रेड रहे।